लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। ये वॉल्यूम सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम लोगों ने कल के दिन किया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक कल का वॉल्यूम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद उस सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, उस सेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली चैनल को ओपन कीजिए, आपको सेकंड या थर्ड वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके भी डायरेक्टली उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है। हालांकि उन चीज़ों को मैं यहाँ पर एक बार रिवाइंड करा दूंगा, जिससे ये रहे कि आपको चीज़ें ध्यान रहें और आप आगे के कॉन्सेप्ट से जुड़ पाएँ। ठीक है। तो पूरे प्राइजेक्शन को वॉल्यूम के साथ वैलिडेशन कर कर जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा, उसको एक बार दोहराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा बताइए? हम लोगों ने सीखा कि जितना भी किसी प्राइस में वॉल्यूम है, तो प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है। मैंने क्या बोला? लाइन को दोहराइए। मैंने कहा जितना भी वॉल्यूम है, नंबर ऑफ वॉल्यूम, जैसे यहाँ पर जब हम वॉल्यूम की कैंडल पर कर्सर को ले जाते हैं तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम लिख कर आता है। हमको एक एक्यूरेट वॉल्यूम से मतलब नहीं है, हमको वॉल्यूम से मतलब है जहाँ पर बड़ी कैंडल्स के फॉर्मेशन हुए हैं और उसके बाद फिर जैसे वॉल्यूम्स आए हैं। ठीक है। और उस कैंडल, वॉल्यूम कैंडल अगर बड़ा है तो उसका प्राइजेक्शन में बना प्राइस का कैंडल का फॉर्मेशन भी उसको वैलिडेट करना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो समझिए वहाँ पर आपके फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स होंगे। जो वॉल्यूम को ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडर्स, उनको ये तकलीफ बार बार देखने को मिलती है। ठीक है, बार बार। और यहीं पर एक बात मैं आपको और जोड़ देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मैं वॉल्यूम के सेटअप पे भी बात करूँगा कि किस तरीके से कब बाइंग करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। अब देखिए, एक बात को ध्यान रखिए, वॉल्यूम का आना किसी शेयर में, इक्विटी में और इंडेक्स में, वो स्टॉक स्पेसिफिक होता है। स्टॉक स्पेसिफिक होने का मतलब है कि जैसे कि अभी ये रिसेंटली जिस चार्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात करेंगे 15 तारीख से लेकर अभी 14 आज की डेट तक, तो लगभग एक महीने के डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे आइसर मोटर में। ठीक है। और देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, वॉल्यूम को सीखने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप एक रिसेंट एग्जाम्पल लीजिए, उस चार्ट को समझिए, आप वॉल्यूम को समझ लेंगे। ठीक है। इसके लिए अलग से कोई एग्जाम्पल लेकर उसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। यहीं पर एक बात मैंने क्या दोहराई एक बार दोबारा से। मैंने कहा कि वॉल्यूम जब आप देख रहे हो तो इंडिविजुअल होगा। रिलायंस में खरीदारी का पैटर्न अलग होगा और HDFC में खरीदारी और बिकवाली का पैटर्न अलग हुआ। बायर सेलर अलग हैं तो उनके खरीदने और बेचने का पैटर्न भी अलग है। जैसे मैं आपको एक इंट्राडे शेयर का प्राइस बताऊं, नाम बताऊं, बजाज फाइनेंस। अब लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इक्विटी को ट्रेड करते हैं। ठीक है। इक्विटी में FNO करते हैं, इक्विटी के चार्ट्स को देखते हैं, फिर फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर आप इंट्राडे में लार्ज कैप, देखिए इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इक्विटी को, तो आपको लार्ज कैप शेयर्स को प्रेफर करना होगा, ये बात तो तय है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न क्या है? लिक्विडिटी। ठीक है। और वहां पर कोई भी ऑपरेटर प्राइस को नहीं चला सकता, क्योंकि इतने लार्ज कैप स्टॉक हैं, इतना बड़ा हाई वॉल्यूम किसी के पास नहीं है, किसी ऑपरेटर के पास जो लेकर आ जाए। तो जो भी आप ट्रेड करेंगे वो स्पेसिफिक होगी, अच्छी ट्रेड्स आपको मिलेंगी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ठीक है। लेकिन लार्ज कैप में है क्या ना सर, अगर एक दिन HDFC 3% चल गया तो तय है अगले दिन करेक्शन आएगा। अगर एक दिन, किसी भी दिन रिलायंस 4 या 5% चल गया, जो कि बहुत रेयर है, आप रिलायंस को कभी 4-5% चलते नहीं देखेंगे। रीज़न, सेलर्स का फेवरेट शेयर है सर। ऑप्शन सेलर्स अपनी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, अगर इक्विटी के FNO को कोई ट्रेड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो वो HDFC, रिलायंस, कोटक, यही शेयर्स हैं सर। तो उनको वो चलने ही नहीं देते। अब इंट्राडे में लार्ज कैप शेयर्स को ट्रेड करना है तो एक लिस्ट बनाइए। 2-3 नाम तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपको ढूंढने होंगे सर। जैसे कि पहला है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस इंट्राडे ट्रेडर्स का सबसे फेवरेट स्टॉक है। क्यों? उसकी वॉलिटिलिटी, और उसमें जो भी प्राइजेक्शन का सेटअप बनता है कभी फेलियर नहीं होते। ठीक है। दूसरा मैं आपको बोलता हूँ, दूसरा है हीरो मोटो। इंट्राडे हीरो मोटो में ट्रेड कीजिएगा सर, जब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो सेलिंग, और जब से बाइंग है तब से बाइंग। अगर मैं आपको बताऊं कि 4900 के आसपास के हीरो मोटो में हाई लगे हुए थे, तब से लेकर अभी तक हम लोग सिर्फ बाई ऑन डिप पर हीरो मोटो में ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ बाई ऑन डिप पर। थोड़ा सा गिरे खरीदिए, आपके सामने टारगेट है। मैं आपको चार्ट्स दिखा दूंगा। ठीक है। अगर समय रहा तो इसी एंड में हीरो मोटो के चार्ट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। बात क्लियर हो रही? तो इस तरीके के शेयर्स, अगर आप ऐसा एक वॉच लिस्ट बनाएंगे जहां पर अच्छी लिक्विडिटी के साथ प्राइस में अप एंड डाउन भी बेहतर होते हैं, मोमेंटम अच्छा मिलता है, जैसे कि आइसर मोटर, ये एक इंट्राडे शेयर का प्राइस है। इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब आप इसको ट्रेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो आपकी बात है। आपको इंट्राडे प्राइजेक्शन पर आपकी पकड़ है, वॉल्यूम में आपको सिखा रहा हूँ, RSI मैंने आपको सिखाया हुआ, फिबोनाची मैंने आपको सिखाया हुआ, एवरेज पर हम लोगों ने बहुत बात की हुई।
उन सारे तरीक़ों से इक्विटी में बहुत अच्छी ट्रेड्स होती हैं। अब लोग एक बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर तकलीफ दे होता है सर, जब मैं इक्विटी ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो एक बात आपके सामने सबसे पहले आ जाती है कि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, मैं 1 लाख रुपए लेकर बैठा हूँ, इक्विटी में क्या ही इंट्राडे में मैं ट्रेड करूँगा, 1-1.5% बनाऊँगा, मेरा क्या ही पैसा बन रहा है। तो आप एफ की तरफ मूव करते हैं और जो भी पैसा है वो गवा देते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मोतीलाल ओसवाल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप MTF में अपनी डिलीवरी बाई करके ले जा सकते हैं, 3 महीने तक उसको होल्ड रख सकते हैं, 3 महीने के बाद दोबारा से पोजीशन को अगर रोल ओवर कर लेंगे तो हो जाएगा। तो जब आप इंट्राडे कर रहे हैं तो या तो इंट्राडे में रहेंगे या स्विंग में 1 या 2 दिन में निकल जाएंगे। 5x मार्जिन मिलता है, वो शेयर पे बेस्ड होता है, सेबी की तरफ से मिलता है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपका 1 लाख फंड है तो 2.5 लाख से 3 लाख से ट्रेड कीजिए, पूरा 5x मार्जिन लेने की कभी ज़रूरत नहीं होती, 2 या 3 गुना लीजिए, ठीक है। उसको आप लिंक से ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ FNO ट्रेड करेंगे तो ही अर्निंग करेंगे, अगर आपकी प्राइजेक्शन पे पकड़ अच्छी है तो पैसा आपके आड़े हाथों कभी नहीं आने वाला, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं वॉल्यूम को देखने की। एक देखिए, नेचर ऑफ वॉल्यूम को समझिए। जैसे मैंने पहली बात आपसे मेंशन की कि स्टॉक में स्पेसिफिक होगा, बिल्कुल इंडिविजुअल होगा वॉल्यूम का तरीका, जिस तरीके से वॉल्यूम्स बनते हैं और सभी के अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इस कैंडल में ये इतना बड़ा वॉल्यूम का कैंडल है जो कि इसके पहले भी नहीं दिखता है और इसके बाद भी इतने सेशन तक तो नहीं दिखा है। और अगर आप गौर करें तो इस कैंडल और इस कैंडल में भी एक अच्छा बॉडी साइज प्राइस बना है, इस कैंडल में भी एक अच्छा, बहुत अच्छा नहीं बना। तो ये प्राइस इस कैंडल को वैलिडेट कर रहा है क्या? एक बात बताइए, बहुत ध्यान से समझिए। इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल का ये एवरेज है, जो वॉल्यूम कितना है, मैं ले जा रहा हूँ कर्सर 113, ठीक है, 113 के मान लीजिए। 113 के में वॉल्यूम में कैंडल का बॉडी साइज कितना है, ये है, ये टोटल वॉल्यूम से बना हुआ कैंडल का फॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में एक वॉल्यूम ये है, कितना वॉल्यूम है ये, 252 के, 113 से डबल होता है सर, 252 के डबल 2.5x, ठीक है, 2.5 गुने वॉल्यूम है। और इस कैंडल में अगर आप गौर करें तो ये बॉडी पार्ट है और ये कैंडल का साइज है। क्या ये वॉल्यूम इस कैंडल को किसी भी तरीके से वैलिडेट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। जितनी बड़ी खरीदारी वॉल्यूम के स्तर पर दिख रही है, उतनी बड़ी डिमांड प्राइस के स्तर पे तो नहीं आ रही है, जबकि प्राइस का प्रीवियस मोमेंटम हायर साइड है। प्राइस ने प्रीवियस टाइम पर एक कंसोलिडेशन रेंज बनाकर ब्रेकआउट किया है, तो इसके बाद तो प्राइस में अगर बड़े वॉल्यूम्स ट्रिगर हो रहे हैं तो प्राइस को और चलकर जाना चाहिए ना सर। लेकिन वॉल्यूम फेक हो गए, वॉल्यूम और प्राइस ने एक दूसरे को वैलिडेट नहीं किया, तो यहाँ पर खरीदारी नहीं बनती है। तो अगर आप गौर करें तो इसके बाद हम लोगों ने कितना ही मोमेंटम कर पाया है, 48,070 से हाई लगा 49,006 का बस, और उसके बाद लगातार हम डाउन ट्रेंड में। क्यों? वॉल्यूम ने फेक ब्रेकआउट दिखाया, इस कारण से, एकमात्र यही कारण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस कैंडल को देखिए और इस कैंडल को देखिए और इसी कैंडल से तुलना कर लीजिए या इस कैंडल से तुलना कर लीजिए, जिससे अभी हम लोगों ने एक यहाँ पर डिफरेंस लिया कि क्या तुलनात्मक रूप से समझ आ रहा है कि कितना वॉल्यूम ये फेक है। यही तरीका यहाँ पर समझिए, इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए और यहाँ पर 113 के था, टोटल यहाँ पर वॉल्यूम कितना है सर, 452 के। 452 के आपका वॉल्यूम है, जितना प्रीवियस किसी 3 कैंडल में मिलाकर नहीं है। देखिए 84 के, 39 के, 105 के, इतने तीनों कैंडल का मिला लीजिए तो भी 452 के वॉल्यूम नहीं है। और आपकी खरीदारी या बिकवाली का स्तर, ये कैंडल का फॉर्मेशन है। थोड़ा बड़ा करूं प्राइस को मैं, ये आपकी कैंडल का फॉर्मेशन है और उसमें भी पूरा बॉडी पार्ट नहीं है, आधा पार्ट तो विक का है। मतलब इस कैंडल में कुछ बिकवाली भी हुई है, प्राइस पहले गिरा था, बाद में खरीदा गया। सोचिए, तो ये जो प्राइस की कैंडल है, जितना प्राइस चल कर गया है, गिर कर आया, क्या इस वॉल्यूम को वैलिडेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो यहाँ के बाद कोई खरीदारी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो प्राइस देखिए उसके बाद रिट्रेसमेंट की तरफ बढ़ा। ऐसे जब आप प्राइस को देखते हैं, अब यही कैंडल का फॉर्मेशन गौर कीजिए, इसी कैंडल का फॉर्मेशन अगर कोई ब्रेकआउट लाइन पर होता कि प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, वॉल्यूम बढ़े हैं, लेकिन बॉडी पार्ट प्राइस का नहीं बढ़ा है कैंडल का प्राइस एक्शन में जब देखा, तो आप कभी भी वहाँ पर खरीदारी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? फेक ब्रेकआउट है, वॉल्यूम से पता लग गया कि फेक ब्रेकआउट है। तो अच्छी एंट्री जब बनेगी तभी आपकी एंट्री होगी, गलत एंट्री तो वॉल्यूम बता देगा कि फेक ब्रेकआउट है। ज़्यादा कुछ, ब्रेकआउट वैलिडेशन पे काम करते हैं और उसके पहले वॉल्यूम आपको बता ही देगा कि क्या होना है। वहाँ पर ट्रेड द ट्रैप, ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड कीजिए। जब एक कैंडल से ब्रेकआउट हो जाया करे और उस कैंडल के हाई ब्रेक ना हुआ करें और अगली कैंडल में एक बिकवाली दिखे, वहीं पर शॉर्ट किया कीजिए उसी स्विंग हाई के साथ, बहुत अच्छे टारगेट मिलते हैं सर, ठीक है। अब यहीं पर समझिए,
इस कैंडल से हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे, 113 के वॉल्यूम है और 113 के वॉल्यूम में ये कैंडल का फॉर्मेशन। अच्छा, एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है, कंपैरिजन इसी कैंडल से क्यों? क्योंकि इस कैंडल के वॉल्यूम रिलायबल दिखते हैं। कैसे रिलायबल दिखते हैं ज़रा गौर कीजिए। अब ये थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस होगा प्राइस का, लेकिन अगर आपने एक बार पॉइंट को पकड़ लिया तो लाइफ लॉन्ग आप वॉल्यूम को ट्रेड कीजिएगा और गलती करके दिखाइएगा सर, कभी आपसे गलती नहीं होगी, कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकता। ठीक है, समझिए यहाँ पर प्राइस में क्या हो रहा है, गौर कीजिए। इन कैंडल्स के पार्ट छोटे हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम के साइज भी छोटे। इन सारी कैंडल में सबसे बड़ी कैंडल यही बनी है और इन सारे कैंडल्स में सबसे बड़े कैंडल का फॉर्मेशन भी यही है। तो ये जो रेंज है वो वॉल्यूम को प्राइस से वैलिडेट कर रही है, पूरी रेंज वैलिडेट कर रही है। तो हर एक कैंडल वॉल्यूम का प्राइस से वैलिडेशन में आता है। ठीक है, जब क्रॉस चेक कर रहे हैं तो प्राइस और वॉल्यूम एक दूसरे को पूरी तरीके से वैलिडेट कर रहे हैं। इस वजह से यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी कैंडल को आइडियल वॉल्यूम का कैंडल मान रहे हैं। बात क्लियर हुआ? और कोई कारण नहीं है। अब इसी कैंडल से जब हम देखते हैं कि प्रीवियस इस कैंडल का साइज और इस कैंडल के वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है सर, देखिए 233 के, इसमें था 113 के और इसमें है 233 के, तो लगभग डबल है। तो इस कैंडल में टोटल खरीदारी कितनी है, ज़रा गौर कीजिए। 4645 के लो है और इसकी क्लोजिंग मिली है 4703 की। यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर ओपन और क्लोज लिखकर आ जाएगा, ओपन टू क्लोज मोमेंटम देख लीजिए। बॉडी पार्ट अच्छा है और कुछ देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। 4650 की ओपन है और क्लोज किया है 4703। 53 रुपये की कुल वॉल्यूम यहाँ पर है, 53 रुपया बाजार चल कर गया। इस कैंडल में टोटल मार्केट कितना चल कर गया, ओपन और क्लोज देखिए, 4573 की ओपनिंग है और 4689 का हाई है, क्लोजिंग है। ठीक है, तो 4573 से 4673, 100 पॉइंट तो डायरेक्ट हो गया। तो जितना 53 रुपया यहाँ चल कर गया उसका दुगना तो दिख गया ना, लगभग आपने अंदाजा लगा लिया। बिल्कुल एक्यूरेट देखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, एक आपको अनुमान लग गया कि हाँ ये वॉल्यूम जो है ये वैलिड वॉल्यूम है। इस कैंडल में बॉडी पार्ट अच्छा है, ये कैंडल भी बता रही है कि प्रीवियस वॉल्यूम अच्छे हैं। जब यहाँ पर खरीदारी अच्छी है, खरीदारी के बाद यहाँ पर बाइंग अच्छी बनी है, तो यहाँ पर अब हमको खरीदारी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट करेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी आपके एक वॉल्यूम इस तरीके से वैलिडेट हो जाए, वैलिडेशन हो गया ना प्राइस का, ठीक है, कि प्राइस में पहले एक अच्छी खरीदारी आई, वॉल्यूम ने वैलिडेट किया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन चला। कंसोलिडेशन बायर का साइन होता है, जो कि प्राइस एक्शन में मैं आपको सिखाते ही रहता हूँ। आज दोपहर का ही सेशन देख लीजिएगा सर, ठीक है, कई डेली जो सीरीज चलता है शाम का सेशन, वो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, दोपहर के सेशंस को देखिए। एक बात मेरी मान लीजिए सर, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट्स पे ध्यान मत दीजिए। जब तक आप बाजार में लर्निंग के लिए बैठे हैं तब तक सिर्फ सीखने पर फोकस कीजिए। ये मत देखिए कि आपके आगे परिणाम क्या आएंगे, परिणाम वही आने हैं जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे लाइव मार्केट में जाकर। अपने स्किल पे काम कीजिए। और मैं सभी के लिए एक बात बोलता हूँ, किसी भी मेंटर से आप सीख रहे हो, कहीं भी आपको किसी के सेशंस अच्छे लगते हो, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो कभी भी उस मेंटर को ब्लेम मत कीजिएगा। जो भी वो सिखाए उसको लाइव मार्केट में जाकर उस पर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, प्राइजेक्शन के रूल जल्दी बदलते नहीं है सर। अगर मैं कुछ सिखा रहा हूं तो कोई दूसरा ट्रेडर भी आपको, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वो भी आपको वही सिखा रहा होगा। ठीक है, प्राइजेक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बदलती, हैजिंग लोगों को नहीं आता है सर। ठीक है, तो जब प्राइजेक्शन को आप सीख रहे हैं तो उसको लाइव मार्केट में जाकर आपका काम है उस पर स्किल को इन्हेंस करना, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना और लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना। अगर लाइव मार्केट में आपने प्रैक्टिस नहीं किया, कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो किसी से सीखेंगे, कोई भी सेशन देखेंगे, फिर जाके बैक टेस्ट करेंगे, फिर उसका डेटा बताएंगे कि यहाँ पर गलती हो गई। आप गलती निकालने बैठे हैं सर, आपको काम से अपने मतलब है या दूसरे के गलती निकालने से कोई मतलब? बिल्कुल क्लियर समझिए। जब आप सीखने की प्रक्रिया में हैं तो सिर्फ सीखने पर फोकस कीजिए और किसी बात पर नहीं होना चाहिए। ये पहला पड़ाव है आपकी लर्निंग का सर, समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस ने वैलिडेट किया ना, तो वैलिडेशन के बाद जब खरीदारी कैसे की जाए, तो पहला तो प्राइजेक्शन से ही खरीदारी होती है कि जिस कैंडल से हाई ब्रेक हो जाए इस रेंज के, वहाँ खरीदारी कर लीजिए। दूसरा, वॉल्यूम से एक और वैलिडेशन मिलता है। यहाँ पर एक रूल याद रखिए, इसको सेटअप की तरह यूज़ करते हैं हम लोग। क्या वॉल्यूम वैलिडेशन में एक सेटअप होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव हाई और हाइज वॉल्यूम। जैसे प्राइस ने यहाँ पर साइन दे दिया कि खरीदारी हो रही है, अब हम अपनी अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो पोजीशन बनाने का एक तरीका सिर्फ वॉल्यूम को देखकर आता है। क्या तरीका है पता है? अगर यहाँ पर खरीदारी का माइंडसेट हमने बना लिया कि अच्छी बाइंग हुई, कंसोलिडेशन हो रहा है तो बाइंग का प्रोसेस मिलेगा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है, हाई ब्रेक हो गया तो भी खरीदारी करेंगे, ठीक है। तो प्राइस ने ब्रेक किया, वहाँ तो खरीदारी बनी रही, लेकिन वॉल्यूम से जो खरीदारी बन रही है वो क्या है? 2 कॉन्जिक्यूटिव वॉल्यूम कैंडल्स राइजिंग। पहली कैंडल से बड़ी दूसरी कैंडल होनी चाहिए। और अगर खरीदारी सोच रहे हैं तो खरीदारी में
पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी कैंडल ग्रीन वॉल्यूम की, ठीक है। अब प्राइस एक्शन में कोई कैंडल का वैलिडेशन, वो तो प्राइस तो बता ही देगा, वो तो हम लोग इस तरीके से अनुमान लगा ही लेते हैं कि कैंडल में कितना वॉल्यूम है और प्राइस कैसा बना है, समझ आ जाता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट, अब ब्रेकआउट से समझ आया कि अब प्राइस चल कर जाएगा, तो चल के जाने में मैंने क्या कहा, दो कॉन्जिक्यूटिव हायर हाइस कैंडल, पहली कैंडल से बड़ी दूसरी वॉल्यूम की कैंडल होगी और दोनों कैंडल्स ग्रीन वॉल्यूम कैंडल होंगी। तो यहाँ पर ये दो कैंडल का फॉर्मेशन ग्रीन वॉल्यूम कैंडल का दिखता है। आपकी एंट्री यहाँ नहीं, इस कैंडल की क्लोजिंग पर बनती है। और आपका एसएल सेकंड कैंडल जो इसके पहले का कैंडल बना है, उसी कैंडल का जो प्राइस में लो लगा होगा, ये एसएल है आपके सामने, ये टारगेट है, समझ लीजिए। और आप पूछेंगे कि अब आपका एग्जिट कहाँ पर होगा, तो एग्जिट के लिए एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पर जैसे यहाँ पर हमको इंडिविजुअल, देखिए ये सिर्फ आइसर मोटर के प्राइस के लिए, ये इसीलिए मैं बोलता हूँ वॉल्यूम पर हमको जब आप क्लासेस में आते हैं तो हमको बहुत सारे सेशंस करने होते हैं, एक सेशन से काम नहीं चलेगा। ये इंडिविजुअल प्राइजेक्शन हम सब समझ रहे हैं, ठीक है, एक प्राइस के लिए, एक आइसर मोटर के लिए, ठीक है। अब रिलायंस का अलग है, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप आईटीसी का प्राइजेक्शन देखेंगे या कोल इंडिया का देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि निफ्टी 50 के शेयर्स किस तरीके से वॉल्यूम को वैलिडेट करते हैं। और कोल इंडिया और आईटीसी के वॉल्यूम्स का बिल्कुल एक फॉर्मेशन रहता है सर, जाकर देखिएगा, ठीक है। आपका यही काम है, इस सेशन के बाद जाकर आप कोल इंडिया और आईटीसी के चार्ट्स को देखेंगे। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट वैलिडेशन हुआ, लेकिन प्राइस में हमने प्रीवियस डेटा को हमेशा याद रखना है। क्या हम लोग जब डेली के सेशंस करते हैं तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ ना, हमेशा क्या बोलता हूँ बताइए, रिपीट कीजिएगा। मैं आपको बोलता हूँ कि प्राइस में कभी भी पिछले 3 दिन का प्राइजेक्शन अगर रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी आने की संभावना है। अगर पिछले दिन में कहीं ट्रैपिंग हुई है तो उसी तरीके से दोबारा ट्रैपिंग होने की संभावना है। यहाँ पर गौर कीजिए, आप क्या देख रहे हैं बताइए। यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम का वैलिडेशन नहीं होने पर प्राइस चलता नहीं है, वॉल्यूम का वैलिडेशन नहीं होने पर प्राइस चलता नहीं। यहाँ पर भी देखा, तो यहाँ पर जब ये कैंडल, यहाँ पर हमारी खरीदारी हुई और इस कैंडल में वॉल्यूम ने वैलिडेशन नहीं किया, ये तो हम लोगों ने पहले ही कैंडल को देखा था ना, इस कैंडल से कंपेयर किया था, तो हमको जस्ट एग्जिट करना चाहिए। आपकी यहाँ एंट्री है, कोई भी आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड नहीं। देखिए, जो रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाती है ना मार्केट में, वो मिथ है, वो फैक्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। और जो एक प्रैक्टिकल ट्रेडर है वो इस बात को समझता है। देखिए, वॉल्यूम जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है उसी तरीके से करना है। बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करता हूँ। आपसे लोग बोलेंगे रिस्क रिवॉर्ड 1:2, ये पता है किस लिए होता है? आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि जब 1 रुपया जाए तो पोजीशन को काटना सीखिए। इसको हम कहते हैं टेक्निकल में फोकस ऑन लॉसेस। रिवार्ड पर फोकस मत कीजिए। तो लॉसेस पे फोकस करने के लिए इसको हम डिजिट में बताते हैं। लेकिन एज अ इंट्राडेटर, अगर आप इंडेक्स ऑप्शन बायर है ना, तो आप मोमेंटम ट्रेडर हैं सर। आपने एक ब्रेकआउट को देखकर ट्रेड किया और आपने सोचा एसएल आपका स्विंग लो रहेगा, और अगली 2 कैंडल में ही 2 कैंडल में प्राइस ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो ब्रेक कर 2 डोजी बनाए। आपका एसएल एरिया दूर है, तुरंत एग्जिट कीजिए। किस कारण से? हम रिस्क रिवॉर्ड के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपना पैसा बचाने के लिए बैठे हैं। और एक ऑप्शन बायर के लिए ज़रूरी है मोमेंटम। आपने बाई किया था मोमेंटम के लिए, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव डोजी लोअर लोस की बन गई, मतलब मोमेंटम तो फैड हो ही गया है। अब एसएल जाए या ना जाए, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट तो कर ही जाएगा, तो उस कंसोलिडेशन में बायर अपनी पोजीशन को कभी होल्ड नहीं रखते। तो स्टॉप लॉस के लिए क्यों वेट करेंगे सर? और जो प्रैक्टिकल ट्रेडर है वो इस बात को समझता है। और आपको इस झुंझुना की तरह पकड़ा दिया जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड। एक रिस्क रिवॉर्ड है 1:1.5, वो भी तब तक जब तक आपकी प्रैक्टिस चल रही है। जब तक आप लाइव मार्केट में जाते हैं, प्रैक्टिस के माइंडसेट से जाते हैं। जिस दिन आपका लॉट साइज बढ़ेगा, पोजीशन साइजिंग बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्राइजेक्शन पे, उस दिन समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड बुलशिट है सर, ठीक है। जो ट्रेडर मोमेंटम को समझता है उसको पता है मोमेंटम तो ट्रेड के अंदर, मोमेंटम तो ट्रेड के बाहर। मोमेंटम जहां खत्म, आप ट्रेड से एग्जिट। मोमेंटम आपने ट्रेड लिया, वही मोमेंटम फेड हो गया, तुरंत एग्जिट, कोई स्टॉप लॉस का वेट नहीं। क्यों? एज अ बायर वही पैसा हम अगली पोजीशन में यूज कर लेंगे, एसएल दे देंगे सर। जब पता लग गया कि ये मोमेंटम फेड हो रहा है, हमारा 10 पॉइंट का रिस्क है, प्राइस अगर कंसोलिडेट कर गया तो भी वो एसएल ले जाएगा, तो क्यों हम वेट करें सर? बात क्लियर हो रहा है ना? तो यहां पर वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब यहां पर क्लियर हो गया कि प्राइस ने, वॉल्यूम ने वैलिडेट ही नहीं किया, तो और पिछला डेटा हमको क्लियर बता रहा है कि जब जब प्राइस वॉल्यूम से वैलिडेट नहीं होता है, मोमेंटम डाउन साइड हो जाता है। तो हम क्यों रुकेंगे सर? यहीं पर एग्जिट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो यहां पर खरीदारी, यहां पर एग्जिट, तुरंत निकलिए प्राइस से। बात क्लियर हुआ? ये पॉइंट को पकड़ कर रखिएगा। ये सिर्फ वॉल्यूम के लिए नहीं, ये सभी ऑप्शन बायर्स, इक्विटी ट्रेडर जो स्विंग करते हैं, सभी के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इस कैंडल और इस कैंडल के सभी के वॉल्यूम जब कंपेयर किए तो इस कैंडल में हमको देखिए, ये तो यहां पर फेक वॉल्यूम दिखा,
हिस्टोरिकल डेटा से इंडिविजुअल, देखिए वॉल्यूम को जब हम सीख रहे हैं तो इंडिविजुअल कैंडल्स को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर फेक वॉल्यूम दिखा, उसके बाद वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद अचानक से एक सेलिंग की कैंडल, और सेलिंग की कैंडल को जब हम देखने जा रहे हैं तो पता लग रहा है टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम 269 के वॉल्यूम है, और वो समझ आता है कि एक वैलिडेशन वॉल्यूम है, क्योंकि कैंडल का साइज और यहाँ पर वॉल्यूम की कैंडल का साइज एक दूसरे को वैलिडेट करते हुए दिखते हैं। बात क्लियर हो रही, एक दूसरे को वैलिडेट करते हुए दिखते हैं। इसी कैंडल से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इस कैंडल से इसका पार्ट बड़ा है, साइज बड़ा है, और सेलिंग की शुरुआत हुई है, थोड़ा सा अपर वीक है, प्राइस उसको काटने में गया होगा कुछ पैसा, ठीक है, तो वॉल्यूम पार्ट बड़ा है और वॉल्यूम के साथ इस कैंडल का साइज भी वैलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर फेक वॉल्यूम के बाद बायर साइड अब एक राइट वॉल्यूम आया है सेलर साइड, और प्राइस अभी चलकर हायर साइड आया ही है। तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग बनती है कि नहीं बनती है? इसी स्विंग हाई के एसएल के साथ शॉर्ट कीजिए सर। अच्छा, यहाँ पर आपकी शॉर्ट की पोजीशन चल रही थी, अचानक से फिर एक बड़ा वॉल्यूम और कैंडल। इस वॉल्यूम और कैंडल को जब आप देखते हैं तो समझ आता है वही चीज़, और इस वॉल्यूम और कैंडल को आप देखते हैं फिर वही चीज़ समझ आती है। इसके बाद क्या हुआ था? इन रिस्पेक्टिव अपोजिट डायरेक्शन में 3-4 कैंडल बनी थी। इसके बाद क्या होगा? इन रिस्पेक्टिव अपोजिट डायरेक्शन में 3-4 कैंडल बनेंगी सर। देख लीजिए, प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से देखिए, ये कैंडल्स डाउनवर्ड्स मोमेंटम की थी। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से एक पॉइंट को क्लियर कीजिए, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का साइज यहाँ पर दिखेगा नहीं तो थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये डिक्रीजिंग और प्राइस तेजी से गिर रहा है, लेकिन रेड कैंडल्स जो बिकवाली के कैंडल्स हैं उनके वॉल्यूम लगातार गिर रहे हैं। इसका मतलब है बिकवाली गिरते गिरते खत्म हो रही। अचानक से एक कैंडल में लोअर विक कितना बड़ा दिखा, मतलब प्राइस गिर रहा था, अचानक बायर्स ने खरीदा और हायर लेवल पे ले गए। अब यहाँ पर जब इसको यहाँ से वैलिडेट करने गए तो भी समझ आया कि यहाँ पर रिकवरी में बायर ने पैसा लगाया, प्राइस गिरते हुए प्राइस को 4260 के आसपास खरीदा होगा, क्लोज कराने 4445 के पास गए, और इस कैंडल के वॉल्यूम भी कितने बेहतर है? 165 के। तो वॉल्यूम, ये बॉडी पार्ट यहाँ देखिए, ये बॉडी पार्ट यहाँ देखिए, और बाकी पैसा कैंडल से सेलर को बायर को काटने में गया, सेलर को काटा ना बायर ने, उसमें चला गया, ठीक है। ये वैलिडेशन दिखता है। मैंने आपको क्या बताया था अभी जस्ट इसके पहले? बताइए, मैंने बताया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव हायर हाइस कैंडल्स, क्या बताया? 2 कॉन्जिक्यूटिव हायर हाइस कैंडल्स एक पार्ट में। तो यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव हायर हाइस कैंडल्स, और यहाँ पर खरीदारी दिखते हुए एक लोअर विक बड़ा कैंडल, बायर का साइन है कि नहीं है? बिकवाल बेच रहे थे, अचानक से खरीदार खरीद ले गए, तो ये बायर का साइन है कि नहीं है? और कॉन्जिक्यूटिव 2 कैंडल्स, यहाँ पर खरीदारी बनती है, खरीदारी के बाद प्राइस रिटेस्ट करता है और मोमेंटम देकर जाता है। बात क्लियर हो रही है? इतने बेहतरीन तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर आइसर में आज जो हमको क्लोजिंग मिला ना, इस डिक्रीजिंग फॉर्मेशन के बाद अचानक से एक वॉल्यूम में बड़ी बाइंग, और हम लोगों ने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया, और दोनों कैंडल्स को जब कंपेयर करते हैं तो वॉल्यूम और ब्रेकआउट कैंडल दोनों एक दूसरे को वैलिडेट कर रही हैं। मतलब ये एक वैलिड ब्रेकआउट होगा। बस आपको मंडे को जब भी खरीदारी करें तो गैप अप के बाद अगर गैप अप खुलता है तो सस्टेन करना चाहिए, लेकिन अगर नीचे कहीं प्राइस खुलता है और इस कैंडल के हाई मतलब 4945, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही 5-10 मिनट के कैंडल क्लोज होने लगे, यहाँ पर खरीदारी कीजिएगा, इंट्राडे में स्विंग लो का एसएल डाल दीजिएगा, आपके सामने एक आइशर मोटर इंट्राडे में चल कर जाएगा। लेकिन जब तक इस कैंडल, देखिए जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है उसका वैलिडेशन जरूरी, जब तक इसका वैलिडेशन नहीं होता है तब तक एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम बता रहा है कि इसके ब्रेकआउट की संभावना बढ़ गई। बात क्लियर हुआ? और दूसरा, यहाँ पर ये क्या बना हुआ है बताइए, ये क्या है? ये है ट्रेड द ट्रैप। क्या है? ट्रेड द ट्रैप। प्राइस ने कंसोलिडेट किया, नीचे गिरा, दोबारा आकर खरीदारी हुई, अब प्राइस दोबारा हाई ब्रेक कर रहा है, तो ये ट्रेड द ट्रैप को ट्रेड करने का समय, ठीक है। तो एक पूरे हम लोगों ने क्या किया, एक इक्विटी का शेयर उठाया और उससे पूरा इंडिविजुअलाइज कर लिया कि कैसे वॉल्यूम को ट्रेड करेंगे। अब मैंने वॉल्यूम का लगभग 60% पार्ट आपको डिलीवर कर दिया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरा डिलीवर होने में काफ़ी समय लगता है सर। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एक 135 या 246, मतलब कि मंडे, वेंसडे या फ्राइडे, या फिर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ऐसे 135 या 246 में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। एक सेशन ज़रूर किया करेंगे किसी ना किसी स्टॉक को उठाकर उसका एनालिसिस करके, और अगले सेशन के लिए देखा करेंगे क्या खरीदारी है कि नहीं है। तो उससे आपका वॉल्यूम पर बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर ये सीरीज चाहते हैं तो 2 बजे का जो टाइम होता है 1:45 का सेशन, वो मैं यहाँ इस पर किया करूँगा, और शाम का सेशन लाइव मार्केट अगले सेशन के लिए जो हमारे ट्रेड प्लान्स रहते हैं उस पर किया करूँगा, ठीक है। आज के लिए पर्याप्त है सर। शुभ रात्रि, धन्यवाद।